क्या पता। चलो जाने दो। 101 तक हो गया, 102 भी हो गया, 103 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 103 हुआ है क्या? नहीं हुआ है। 103 पे आ जाओ। 103, क्वेश्चन नंबर 103 पे आ जाओ सब लोग। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 में क्या बोला है? सम अप टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज। और सीरीज क्या है? सीरीज का पहला टर्म 1/2 है, फिर 1/3 स्क्वायर है, उसके बाद 1/2 क्यूब, फिर 1/3 रेज टू 4, फिर 1/2 रेज टू 5 प्लस 1/3 रेज टू 6। ये ऐसा सीरीज चल रहा है। अब अगर नोटिस करोगे तो ये जीपी नहीं है, ये जीपी नहीं, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म का रेशियो, ये टर्म और ये टर्म का रेशियो इक्वल नहीं आएगा। ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, तो ये जीपी नहीं है। बराबर। अगर ये जीपी नहीं है, अगर ये जीपी नहीं, तो इसका सम हम लोग निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है एपी के लिए सम का फॉर्मूला है, जीपी के लिए सम का फॉर्मूला है। एपी जीपी के अलावा कोई भी सीरीज है उसके लिए हमारे पास सम का फॉर्मूला नहीं। तो इसको जीपी कैसे बनेंगे ध्यान देना। अगर सिर्फ हमने अल्टरनेट टर्म्स कंसिडर किए, 1/2, 1/2 क्यूब, 1/2 रेज टू 5, ये तीनों टर्म्स जीपी में है क्या? ये तीनों टर्म्स जीपी में है क्या? अल्टरनेट टर्म्स अगर कंसिडर किए तो क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 रेज टू 5। ये ऐसा चलता जाएगा। अब ये एक जीपी बन जाएगा। इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 1/2। इस जीपी का आर कितना हो जाएगा? इस जीपी का आर कितना हो जाएगा? 1/2 क्यूब अपॉन 1/2, 1/2 क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1/2। तो ये हो जाएगा 1/8 होल डिवाइडेड बाय 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4। तो आर हो गया 1/4। तो इसका सम हम लोग निकाल लेंगे। इसका सम निकालते हैं, इसका सम कितना आएगा? तो जो अल्टरनेट टर्म्स है, पहले जो अल्टरनेट टर्म्स है उनका सम कितना आएगा? ए अपॉन 1 - आर होता है जीपी का सम का फॉर्मूला। इनफाइनाइट सीरीज है तो ए अपॉन 1 - आर होता है जीपी का सम का फॉर्मूला। ए है 1/2 अपॉन 1 - आर कितना है? 1/4। तो ये हो जाएगा 1/2 अपॉन 1 - 1/4 करोगे तो 3/4 आ जाएगा। तो दिस विल बी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/3। तो ये हो जाएगा 2/3। ये बराबर है। पहला सम कितना आया है? 2/3। अब ऐसे ही अगर ये अल्टरनेट टर्म्स कंसिडर करें, ये वाले सारे अल्टरनेट टर्म्स, तो ये भी एक जीपी बनेगा। 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 रेज टू 4 प्लस 1/3 रेज टू 6। ये भी एक जीपी बनेगा, जिसका फर्स्ट टर्म 1/3 स्क्वायर मतलब 1/9 है, और जिसका कॉमन रेशियो भी 1/3 स्क्वायर है मतलब 1/9 है। ए भी 1/9 है और आर भी 1/9 है। तो इस जीपी का सम कितना हो जाएगा? सम का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 - आर। ए का वैल्यू है 1/9 अपॉन 1 - आर मतलब 1 - 1/9। तो ये हो जाएगा 1/9 डिवाइडेड बाय 9 - 1 8/9। सो दिस विल बी 1/9 इंटू 9/8। तो ये सम हो जाएगा 1/8। तो हमने एक ही सीरीज को दो अलग अलग सीरीज में डिवाइड किया ताकि दो अलग अलग जीपी बन जाए, और दोनों का सम निकला। तो पहला सम 2/3 आया, दूसरा सम 1/8 आया। अब दोनों का सम लेना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? 2/3 पहला सम प्लस 1/8 दूसरा सम। तो ये कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 8 2 16 प्लस 3 1 3 अपॉन 3 8 24। तो ये हो जाएगा 19/24। तो दोनों जीपी के सम को अलग अलग निकाला और दोनों को ऐड कर दिया, तो पूरा जो सीरीज है उसका सम आ गया 19/24। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। किसी को डाउट है ये क्वेश्चन में? नोट कर लो ये। हाँ ठीक है, चलो एक एक कर लेते हैं। पहले ये वाला नोट कर लो।
इसमें क्या हो रहा था, इसमें जीपी नहीं बन रहा था, तो हमने नोटिस किया कि अल्टरनेट टर्म्स लिखे देखते हैं, तो अल्टरनेट टर्म्स ले लिए, तो उससे एक जीपी बन गया, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। साहिल, अभी देखो आपने बीच में से ही ज्वाइन किया, ये चैप्टर तो ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया, आज खत्म हो जाएगा, तो ये चैप्टर मतलब आज के लेक्चर में तो आपको ज्यादा कुछ समझेगा नहीं। कल से अगला लेक्चर जब स्टार्ट होगा, तो मतलब अगला चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो आपको बेटर समझेगा। आज के लेक्चर में तो कुछ नहीं समझेगा क्योंकि आप एकदम ही एंड में आए हो चैप्टर के। हो गया? 104 नहीं 103 हो गया। क्वेश्चन नंबर 104 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 कैसे करोगे? सब लोग क्वेश्चन नंबर 104 ट्राई करो। कैसे किया था? हाँ बोलो, क्वेश्चन नंबर 104 कैसे करना है आदित्य? ए और आर, एक नहीं, क्या 1 + a + a² है यहाँ पे अप टू इन्फिनिटी। हाँ, पर इसमें r 1/2 क्यों कंसिडर किया आपने ये वाले में? a का वैल्यू 1/2 ले लिया और b का वैल्यू 1/4 ले लिया, तो नहीं नहीं ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। अब ये क्वेश्चन में दो सीरीज दिए। सबसे पहली सीरीज है
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब अप टू इन्फिनिटी चल रहा है, इसका वैल्यू x है। दूसरा सीरीज है 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये भी अप टू इन्फिनिटी चल रहा है, इसका वैल्यू y। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, सम ऑफ दिस सीरीज अप टू इन्फिनिटी, ये जीपी है, इस जीपी का फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो a है, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पे करेंगे, सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाओ, y का वैल्यू आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x इज नथिंग बट सम, और ये जो सीरीज है, ये सीरीज का सम कैसा आएगा, a का वैल्यू 1 है अपॉन 1 माइनस आर, 1 अपॉन 1 माइनस ये हो जाएगा, बराबर। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू भी सम है सेकेंड वाली सीरीज का। सेकेंड वाली सीरीज में फर्स्ट टर्म 1 है, नहीं ये हाँ फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो कितना है सेकेंड वाली सीरीज में, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो b है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस बी, ये बराबर है। ये आ गया x का वैल्यू, ये आ गया y का वैल्यू। अब हमें जो सीरीज का सम ढूंढना है वो सीरीज क्या है, 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हमें जो सीरीज का सम ढूंढना है वो है 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये ऐसा चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। इसका सम ढूंढना है हमें। अब ये भी एक जीपी है, इस जीपी का फर्स्ट टर्म 1 है, इस जीपी का कॉमन रेशियो ए बी है, इस जीपी का कॉमन रेशियो ए बी है। तो इस जीपी का सम कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस ए बी, क्योंकि हमारा सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे ए मतलब फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो ए बी है, तो यहाँ पे सम कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस ए बी। ये क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, यहाँ तक सबको समझा, यहाँ तक कुछ नहीं किया हमने, सादे बेसिक फॉर्मूले लगाए तीनों सीरीज में, बराबर है। चलो इतना नोट कर लो पहले। अब यहाँ पे एक ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 104 चल रहा है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो वैसे ठीक है, 2-3 ही क्वेश्चन है जो नए नए, उसके बाद वापस सारे नॉर्मल जो क्वेश्चंस अभी तक हमने किए वैसे ही सॉल्व हो रहे हैं। ये इतना पार्ट नोट करो पहले। यहाँ तक हो गया सबका नोट। अब उन्होंने जो ऑप्शंस दिए, ऑप्शंस सारे एक्स वाई के टर्म्स में, ऑप्शंस सारे एक्स वाई के टर्म्स में, और हमारा यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, हमारा सम कितना आ रहा था, जो सीरीज का सम हमें ढूंढना है वो आ गया 1 अपॉन 1 माइनस ए बी। तो हमें ए और बी को लिखना है एक्स और वाई की टर्म्स में, ए और बी को लिखना है एक्स और वाई की टर्म्स में। अब ये इक्वेशन को अगर यूज करेंगे तो यहां से ये इक्वेशन कहती है एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए,
1 माइनस ए को यहाँ शिफ्ट करो, x को यहाँ पे शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 1 बाई एक्स यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू a। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू a। तो a का वैल्यू आ गया x माइनस 1 बाई एक्स। ये क्लियर है सबको? जैसे a का वैल्यू आया x माइनस 1 बाई एक्स, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहां से b का वैल्यू आ जाएगा y माइनस 1 अपॉन वाई। a का वैल्यू आ गया x माइनस 1 बाई एक्स और b का वैल्यू आ गया y माइनस 1 अपॉन वाई। ये दोनों वैल्यूज हमें यहां पे सब्सटीट्यूट करने पड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, सम इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए बी था, a की जगह पे लिखो x माइनस 1 बाई एक्स, b की जगह पे लिखो y माइनस 1 बाई वाई। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ये जो एक्स वाई नीचे वाला, ये एक्स वाई यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स वाई। ये एक्स वाई ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी, ऊपर आ जाएगा एक्स वाई, नीचे आ जाएगा एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई हो जाएगा, ये माइनस साइन ऐसा का ऐसा रहेगा, तो माइनस एक्स वाई, एक्स इंटू माइनस 1 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स और ये माइनस साइन प्लस एक्स हो जाएगा। वैसे ही माइनस 1 इंटू वाई करोगे तो माइनस वाई हो जाएगा, माइनस वाई इंटू माइनस प्लस वाई हो जाएगा, लास्ट में माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, और ये प्लस इंटू ये माइनस माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो बचा क्या, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। चलो पहले इतना नोट कर लो, फिर देखते हैं वो आदित्य ने जो मेथड बोला था उससे होता है क्या, चेक करते हैं। एक बार पहले इतना नोट कर लो। ये हो गया सबका, लिख के। हाँ आदित्य, अब बताओ क्या करना था। तो आपने 1 प्लस ए स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू x था, तो आपने a का वैल्यू कितना ले लिया, 1/2 ले लिया, बराबर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू x हो जाएगा। तो अब इसका सम लेंगे, ये वाली सीरीज का सम लेंगे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर, तो x का वैल्यू 2 आ रहा है। अगला सीरीज था 1 प्लस बी स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी इक्वल टू y। इसमें आपने b का वैल्यू कितना लिया, b का वैल्यू 1/4 ले लिया। तो सीरीज क्या बन जाएगी हमारी, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, इसका सम हो जाएगा y। तो उस हिसाब से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर, तो 4/3 आ रहा है। तो x का वैल्यू आया 2, y का वैल्यू आया 4/3। अब हमें जिस सीरीज का सम निकालना है, वो क्या है, 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे a की जगह पे हमने क्या अज्यूम किया था, a का वैल्यू कितना लिया था हमने, a का वैल्यू 1/2 लिया था और b का वैल्यू 1/4 लिया था। तो ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1/2 स्क्वायर इंटू 1/4 स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी चलते जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/8 .
अप टू इन्फिनिटी ऐसा सीरीज बनेगा। आवाज आ रहा है क्या मेरा? हाँ, अप टू इन्फिनिटी ये सीरीज बनेगा। अब ये जो सीरीज बना है इसमें फर्स्ट टर्म 1 है, इसमें कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा? इंटू 1/8 करोगे तो ये आएगा, इंटू 1/8 करोगे तो आएगा, इंटू 1/8 ये करोगे तो ये आ जाएगा। तो इस सीरीज का सम कितना हो जाएगा? ए अपॉन 1 माइनस आर। तो 1 अपॉन 1 माइनस 8, 1 अपॉन 1 माइनस 1/8, तो ये कितना हो जाएगा? 8/7 बराबर है। मतलब इसका मतलब x और y का वैल्यू, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4/3 पुट करके देखो ऑप्शन में कौन से ऑप्शन से आंसर 8/7 आ रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। इसमें x का वैल्यू 2 पुट करना है, y का वैल्यू 4/3 पुट करना है, आंसर आना चाहिए 8/7। चेक करते हैं। x का वैल्यू 2 इंटू वाई का वैल्यू 4/3, फिर 2 प्लस 4/3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा ऊपर 8/3 बन जाएगा, नीचे कितना बनेगा? 1। देखो ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 4/3, सो दिस विल बी 8/3 अपॉन 3 1 3, 3 प्लस 4 7, तो ये हो जाएगा 7/3, सो दिस विल बी 8/7। मैच कर गया इसके साथ 8/7, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वैल्यूज अज्यूम करके भी कर सकते हो, बिना वैल्यूज अज्यूम किए भी कर सकते हो, दोनों में आंसर ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लगने वाला है, क्योंकि एक्स और वाई में भी इसमें भी इतने ही कैलकुलेशन है जितने हमने किए थे। बोलो। हाँ, अब 1/2 की जगह पे आप और भी ले सकते थे कि ए का वैल्यू 2 ले लो और बी का वैल्यू 4 ले लो, वो भी कर सकते थे आप। क्या हुआ? एक हाथ आ सकता है ना, 5-6 क्वेश्चन आते हैं ईपीजीपी के, एक हाथ क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। नहीं, ए का, हाँ ए का वैल्यू 2 नहीं ले सकते। देखो ए का वैल्यू 2 ले लिया तो क्या हो जाएगा? कॉमन रेशियो 2 हो गया, और इनफाइनाइट सीरीज में अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है तो सम तो अनडिफाइंड होता है, तो हमें ए और बी दोनों का वैल्यू 1 से छोटा लेना पड़ेगा। ए और बी दोनों का वैल्यू 1 से छोटा ही लेना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये सीरीज जो है इनफाइनाइट सीरीज है, और अगर ए का वैल्यू 2 ले लिया तो कॉमन रेशियो 2 हो जाएगा। अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है, कॉमन रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है तो सम उस केस में अनडिफाइंड हो जाता है। क्लियर है सबको? 104 हो गया। क्वेश्चन नंबर 105 पे आ जाओ। द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन जीपी इज 35। तो पहला कंडीशन कितने ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा है चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में क्या ये जीपी है? क्या इनका सम 35 है? और अगला अगला कंडीशन क्या है? एंड देयर प्रोडक्ट इज 1000। तो प्रोडक्ट 1000 है क्या इनका? बस हो गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी भी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में भी जीपी है, ऑप्शन बी में भी सम 35 है, और ऑप्शन बी में भी प्रोडक्ट 1000 आने वाला है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ सी ऑप्शन, बोथ सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 106 होमवर्क में ले लो। क्वेश्चन 106 होमवर्क में ले लो। 107
अब आ रही है आवाज? क्वेश्चन नंबर 106 होमवर्क में ले लो, 107 भी होमवर्क में लेना है। एबीसी आर इन जीपी, एबीसी की वैल्यूज ले लो 1, 2 और 4, उससे वैल्यूज पुट करो, ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 भी होमवर्क में ले लो, ए बी सी डी आर इन जीपी, तो ए बी सी डी की वैल्यूज लेने 1, 2, 4, 8। 109 भी होमवर्क, 110 भी होमवर्क, 111 भी होमवर्क। एक सेकंड, एक एक क्वेश्चन जाते हैं। 112 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या बोला है? ए बी एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव नंबर्स। तो हमें क्या ध्यान रखना है? ए बी एक्स वाई जेड की जब वैल्यूज लेंगे तो पॉजिटिव नंबर्स लेना है, सच दैट ए एक्स बी आर इन ए पी, ए वाई बी आर इन जी पी। ए एक्स बी ए पी में होने चाहिए और ए वाई बी जी पी में होने चाहिए, एंड जेड इक्वल टू 2ab अपॉन ए प्लस बी। हाँ आदित्य, इसमें आपने वैल्यूज क्या अज्यूम किए? बराबर, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, ए एक्स बी आर इन ए पी। तो यूजुअली जब तीन टर्म्स ए पी में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी वैल्यूज क्या ले लेंगे? ए एक्स बी अगर ए पी में है तो हम लोग लेंगे 1, 2 और 3। बट ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अगले स्टेटमेंट में बोला है ए वाई बी शुड बी इन जीपी। अब ए का वैल्यू तो 1 ले लिया है, बी का वैल्यू 3 ले लिया है, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे हमें y का ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा, y का ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा कि ये तीनों टर्म्स जीपी में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो y जो है a और b के बीच में आ रहा है, a और b के बीच में आ रहा है। अब इसका ऐसा कौन सा वैल्यू ले कि ये तीनों टर्म्स जीपी में आ जाए? तो उससे बेटर हम लोग क्या कर सकते हैं, a और b के वैल्यूज को थोड़ा चेंज कर देते हैं। a का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 4 ले लेते हैं, तो ये तीनों जीपी में हो गए। यहाँ पे a का वैल्यू 1 ले लिया, b का वैल्यू तो 4 है, b का वैल्यू यहाँ से 4 आया। अब हमें x का ऐसा वैल्यू लेना है कि ये तीनों AP में आ जाएंगे। जैसे ही हमने x का वैल्यू 2.5 लिया, अगर x का वैल्यू 2.5 लेते तो ये तीनों जीपी में हो जाएंगे, क्योंकि 1 प्लस 1.5 2.5, 2.5 प्लस 4 1.5, तो ये तीनों AP में भी हो गए और ये तीनों जीपी में भी हो गए, बराबर है। अब यहाँ पे z का वैल्यू फिगर आउट कैसे करना है, ध्यान देना। ये जो है a, x और b, ये तीनों अगर AP में है तो x को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b, बराबर। तीन टर्म्स अगर AP में होते हैं तो बीच वाले टर्म को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ द एक्सट्रीम टू टर्म्स। और अर्थमेटिक मीन का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? a प्लस बी अपॉन 2। यहाँ पे a का वैल्यू 1 है प्लस b का वैल्यू 4 है अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 5/2, दिस इज इक्वल टू 2.5। तो बीच वाला टर्म होना चाहिए 2.5, इसलिए x का वैल्यू हमने ले लिया 2.5। तो हमारे फाइनली वैल्यूज क्या बने? a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2.5 और y का वैल्यू 2, ये सारे वैल्यूज बन गए। अब क्वेश्चन बोल रहा है z इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी, 2ab अपॉन a प्लस बी। तो z का वैल्यू चेक करो क्या रहा है, 2 इंटू a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 4 अपॉन a प्लस बी, मतलब 1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 8/5, बराबर है। यहां तक समझा गया? तो 8/5 मतलब कितना हो जाएगा? 1.6। अब एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? एक्स वाई जेड आर इन जीपी। चेक करते हैं एक्स वाई जेड जीपी में हो रही है क्या। एक्स का वैल्यू 2 है, सॉरी एक्स का वैल्यू 2.5 है, वाई का वैल्यू 2 है और जेड का वैल्यू 1.6 आया। इनको अगर जीपी में होना है तो 2/2.5, 2 डिवाइडेड बाय 2.5, यहाँ पे कॉमन रेशियो आ गया 0.8, और 1.6/2
ये भी 0.8 आ जाएगा, कॉमन रेशियो आ गया 0.8, मतलब ये तीनों जीपी में है, मतलब स्टेटमेंट बराबर है कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड। तो x का वैल्यू 2.5 है, y का वैल्यू 2 है और z का वैल्यू 1.6 है, तो बराबर है x ग्रेटर देन y हो गया और y ग्रेटर देन z हो गया, तो वो भी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी भी सही है। तो आप आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ दी ऑप्शंस। क्लियर है ये। अब ये क्वेश्चन में सिर्फ ध्यान क्या देना था, ए एक्स बी ए पी में बोला है, तो ए एक्स बी का वैल्यू अगर हमने 1 2 3 लिया, तो ए वाई बी जीपी में लेने के लिए हमको y का वैल्यू रूट में लेना पड़ेगा। उससे बेटर हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 4 ले लेंगे, मतलब ये a वाई बी 1,2,4 जीपी में हो जाएगा। जैसे ही a का वैल्यू 1 लिया और b का वैल्यू 4 लिया, तो x का हमें ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा कि ये तीनों AP में हो जाएंगे। तो हमने a का वैल्यू 1 लिया था, b का वैल्यू 4 लिया है, इसके बीच में x है, ये तीनों AP में होने चाहिए। अगर ये तीनों AP में होने चाहिए तो x शुड बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 एंड 4, और अर्थमेटिक मीन का वैल्यू कैसे आता है, एडिंग बोथ द टर्म्स एंड डिवाइडिंग बाय 2, तो ये हो जाएगा 5/2 मतलब 2.5, तो x का वैल्यू हो गया 2.5। क्लियर है। ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? कुछ नहीं, हमें सिर्फ चेक करना है कि x का वैल्यू y से बड़ा है क्या और y का वैल्यू z से बड़ा है क्या। तो हमारे क्वेश्चन में x का वैल्यू 2.5 है, y का वैल्यू 2 है, मतलब x y से बड़ा है। क्लियर है। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है कि y z से बड़ा होना चाहिए, y का वैल्यू 2 है और z का वैल्यू 1.6 है, तो क्या y z से बड़ा है, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, बी वाला भी बराबर है। क्वेश्चन नंबर 113 पे आ जाओ। एबीसी आर इन जीपी देन द वैल्यू ऑफ टी के, यहाँ पे भी सेम करोगे, एबीसी की वैल्यूज लेने 1 2 4, 113 होमवर्क, 114 होमवर्क, 115 भी होमवर्क, 116 भी होमवर्क, 117 भी होमवर्क। आ जाओ 118 पे, 118 पे आ जाओ। ये वाले क्वेश्चन को एकदम इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको एकदम इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि इसमें वैल्यूज अज्यूम करके नहीं होगा, इसमें पूरा इक्वेशन हमें सॉल्व करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 118 को इंपॉर्टेंट मार्क करो और उसको 2-3 बार ही रिवाइज करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करके नहीं होगा, इसको हमें पूरा इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, 118 वाले टाइप का नहीं आता, बट फिर भी एक बार करके जाना, अगर आ गया गलती से तो वो सेम टाइप ही आएगा, फिर सेम टाइप का रिपीट होगा, उसमें नया नहीं आएगा। एबीसी अर्जुन वाले वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 118 पे आ जाओ सब लोग। तो क्वेश्चन नंबर 118 में उन्होंने क्या दिया, a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए जीपी में है, तो हमें वैल्यू ढूंढना है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू ढूंढना है। सबसे पहले तो अगर ये तीनों टर्म्स जीपी में है, अगर ये तीनों टर्म्स जीपी में है, तो इसका मतलब ये जो सेंटर वाला टर्म है ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया बाकी दो टर्म्स का। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द अदर टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, बराबर है। हम लोग ज्योमेट्रिक मीन ऐसे ही निकालते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से 4 और 16 के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करो, तो आप क्या करोगे, 4 इंटू 16 करोगे और उसका रूट ले लोगे, तो वो आ जाएगा 8, ये आ गया 8 और ये बन जाएगा जीपी।
तो ज्योमेट्रिक मीन ऐसे इंसर्ट करते थे हम लोग, बराबर है, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना और उसका रूट लेना है। तो इस केस में भी वही होगा, पहले तीन टर्म्स को पहले फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करो और उसका रूट ले लो, तो आ जाएगा बीच वाला टर्म ज्योमेट्रिक मीन। अब यहाँ पे बीच वाले टर्म की वैल्यू कितना है, b माइनस सी, तो b माइनस सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म a माइनस बी इंटू थर्ड टर्म c माइनस ए। अब दोनों साइड पे स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ दी साइड्स, ताकि रूट वाला साइन हट जाए, स्क्वायर ऑन बोथ दी साइड्स। तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, b माइनस सी का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी। राइट साइड में क्या बनेगा, रूट का साइन हट जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू सी माइनस ए। अब राइट साइड में ब्रैकेट्स ओपन करो, लेफ्ट साइड रहेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, राइट साइड में आ जाएगा a इंटू सी, a इंटू माइनस ए मतलब माइनस ए स्क्वायर, माइनस बी इंटू सी मतलब माइनस बी सी, और माइनस बी इंटू माइनस ए वो हो जाएगा प्लस ए बी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ स्क्वायर किया है दोनों साइड पे और ब्रैकेट्स को ओपन अप किया। अब ये वाले इक्वेशन में टर्म्स को थोड़ा रीशफल करते हैं, सारे स्क्वायर्स वाले टर्म जैसे बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर, इनको एक साइड लेके आते हैं, और सारे ये जो डबल वाले टर्म है उनको एक साइड लेके आते हैं। तो ए स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो वो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, यहाँ जाएगा तो प्लस 2bc हो जाएगा वो, तो यहाँ पे ए सी प्लस ए बी माइनस बी सी, और ये माइनस 2bc यहाँ पे आएगा तो प्लस bc हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा माइनस बी सी प्लस 2bc, ये आपको देगा प्लस b इंटू सी। क्लियर है? तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस bc। ये इक्वेशन चेक करो, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? यहां तक जितना किया उसमें कोई डाउट है? पक्का कोई डाउट नहीं? अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए था, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर चाहिए, हमारे पास यहाँ पे आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। राइट साइड में मतलब उसके बाद चाहिए ए बी बी सी और सी ए, और उसके साथ 3 चाहिए, और यहाँ पे आया है ए बी बी सी और सी ए आया है, बट 3 नहीं आया है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर क्या बनेगा वो चेक करते हैं। a प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर कैसे करोगे, इसको मानो कैपिटल A, इसको C रहने दो, तो ये बन जाएगा a प्लस सी दी होल स्क्वायर। a प्लस सी दी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर, मैंने क्या किया, ये दोनों टर्म्स को a मान लिया और इसको तो वैसे के वैसे c रहने दिया, तो ये इक्वेशन चेंज हो गया a प्लस सी डी होल स्क्वायर, और हमें a प्लस बी डी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। क्लियर है? अब a की जगह पे वापस ओरिजिनल वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, a को हमने क्या माना था a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी दी होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैसा रहेगा, प्लस 2 इंटू ए सी था, तो 2 इंटू ए की जगह पे रखो a प्लस बी वापस और इंटू सी। अब यहाँ पे a प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सी स्क्वायर वैसा का वैसा आ जाएगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू सी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी। टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। यहां तक कोई डाउट है? एकदम राइट साइड वाला, हाँ उसके बाद ठीक है। ये देखो ये कैसा बन जाएगा, सबसे पहले तो करोगे a इंटू सी, वो ac हो जाएगा, उस ac को ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2ac मिल जाएगा, यहाँ पे लिख दिया 2ac,
उसके बाद करोगे b इंटू सी, तो वो bc हो जाएगा। उस bc को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा 2bc। क्लियर है? ठीक है, ये था लेफ्ट साइड वाला पार्ट, इसी को हमने सॉल्व किया। तो a प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर का वैल्यू हो गया ये, बराबर। a प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर का वैल्यू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो इस हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये पूरे टर्म को यहां शिफ्ट कर दो। Therefore, a plus b plus c the whole square minus 2 into ab plus ac plus bc is equal to a square plus b square plus c square, बराबर है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट ये क्वेश्चन को ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। एक दो बार ये क्वेश्चन को करो और प्रोसीजर याद होगा कैसे करना है। अब हमें मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, वो यहाँ पे पुट कर दो ये वाली इक्वेशन में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारा कितना आया था? ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी आया था। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट करो। तो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी फ्रॉम इक्वेशन 1, और इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे ये लिख दो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे? ए प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू राइट साइड तो वैसा का वैसा रहेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, बराबर है। समझा यहां तक? हाँ हाँ, ये देखो हमने पहले जो सॉल्व किया था, पहले इतना जब सॉल्व किया हमने, उससे ये इक्वेशन बनी थी हमारी। हाँ, वही इक्वेशन में हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा? ये लिख दिया, बराबर। अब यहाँ पे ये क्या है? ए बी प्लस बी सी, ये ए सी होना चाहिए, प्लस ए सी। यहाँ पे भी वही ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर वैसा का वैसा लिखा। ये पूरे टर्म को, ये वाला जो पूरा टर्म है, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दो। तो ये माइनस था, राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्लियर है? सिर्फ मैंने ये टर्म को राइट साइड में शिफ्ट किया। Therefore a प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर। अब राइट साइड में क्या बनेगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, कितना बनेगा ये? मतलब 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बन जाएगा। क्लियर है? अब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। ए प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्वेश्चन में किसका वैल्यू निकालने बोला है उन्होंने? ए प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये दोनों अगर इक्वल है और उन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? ऑप्शन ए। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में गलती से भी आ गया और एक ही मिनट बाकी है तो सॉल्व तो नहीं कर पाओगे एक मिनट में। ऐसे वाले क्वेश्चन में आंसर 99% टाइम जीरो होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर टाइम है तो भी जीरो टिक करना है,
अगर टाइम है तो पूरा सॉल्व करना है, अगर टाइम नहीं है तो ऐसे वाले क्वेश्चन में यूजुअली आंसर डायरेक्टली जीरो टिक करना है। क्लियर है? जहां पे भी ऐसा प्लस माइनस वाला क्वेश्चन है ना, प्लस माइनस वाला क्वेश्चन, तो आंसर जीरो टिक करना है। अगर मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन रहा, अगर ऐसा उन्होंने कुछ पूछ लिया होता, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ऐसा कुछ पूछा होता, मल्टीप्लीकेशन है तो आंसर वन टिक करो, अगर सारा एडिशन वाले टर्म्स है तो आंसर को जीरो टिक करना है। अगर टाइम नहीं है तो, अगर टाइम है तो ऐसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसका सॉल्यूशन ठीक से नोट करोगे क्या? अभी तुमको समझेगा क्या क्या किया। चलो यहां से स्टार्ट किया था, नोट करते चलो इसको। हाँ ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पहला पेज है। उसके बाद ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज। कौन सा हुआ अभी? 118 हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 119 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 119 पे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 119 में क्या बोला उन्होंने? इफ a रेज टू x इज इक्वल टू b रेज टू 1 बाय y इज इक्वल टू c रेज टू 1 बाय z एंड a b c आर इन gp, एंड a b c आर इन gp। अब जब भी तीन टर्म्स, अब जब भी हमें तीन टर्म्स ऐसे इक्वल दिए जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? गौरव, आदित्य, के अज्यूम करना है, बराबर। जब भी तीन टर्म्स ऐसे इक्वल दिए जाएंगे उन तीनों को के बराबर मानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पूरे मैथ्स के सिलेबस में याद रखना, अगर तीन टर्म्स आपस में इक्वल दिए तो तीनों को इक्वल टू के मानो। तो a रेज टू 1 बाय एक्स इक्वल टू के हो गया, b रेज टू 1 बाय वाई भी इक्वल टू के हो गया, और c रेज टू 1 बाय जेड इक्वल टू के हो गया। उन्होंने क्या बोला था? ये तीनों टर्म्स आपस में इक्वल है, तो हमने तीनों का वैल्यू की मान लिया, चलेगा ऐसा? तो यहां से a का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 1 बाय एक्स राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा के रेज टू एक्स। यहाँ पे पावर में 1 बाय एक्स है, ये पावर राइट साइड में जाएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो के रेज टू एक्स हो जाएगा। सेम लॉजिक से b रेज टू 1 बाय वाई इक्वल टू के है, तो b कितना हो जाएगा? के रेज टू वाई। सेम लॉजिक से c कितना हो जाएगा? के रेज टू जेड। या तो कोई डाउट? पावर क्या हुआ? हाँ हाँ, पावर शिफ्ट की मतलब देखो क्या हुआ बेसिकली, a रेज टू 1 बाय एक्स इक्वल टू के था। अब क्या करो? रेज both the sides, raise both the sides by x, मतलब दोनों साइड्स को रेज टू x करो। तो लेफ्ट साइड में था a रेज टू 1 बाय एक्स, इसको भी रेज टू x करो। राइट साइड में था k, उसको भी रेज टू x करो। अब लेफ्ट साइड में ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 बाय एक्स इंटू एक्स, एक्स से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1। तो यहाँ पे बन जाएगा a रेज टू 1 इक्वल टू k रेज टू एक्स, तो ये हो गया a इक्वल टू k रेज टू एक्स, बराबर। तो ध्यान देना, जब भी ये पावर 1 बाय एक्स राइट साइड में शिफ्ट होगा तो वो पावर x हो जाएगा। जैसे 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 होता है, यहां से अगर 1 राइट साइड में शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड में 1 था तो राइट साइड में -1 होता है। यहाँ पे अगर होता 1 इंटू एक्स इक्वल टू 3, तो 1 अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लीकेशन में था, राइट साइड में डिवीजन में हो जाता है, उल्टा होता है। सेम होता है पावर के केस में, अगर पावर में 1 बाय एक्स है, वो पावर राइट साइड में जाएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब के रेज टू एक्स हो जाएगा। तो ये तीनों वैल्यूज आ गए। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है?
ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी आर इन जीपी। अगर ये तीनों जीपी में है तो बीच वाला जो टर्म है वो हो गया ज्योमेट्रिक मीन, वो वाला टर्म हो गया ज्योमेट्रिक मीन। तो बीच वाले टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू टर्म्स। ज्योमेट्रिक मीन का ये कंसेप्ट है कि तीन टर्म्स, अगर तीन टर्म्स जीपी में है तो बीच वाले टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू टर्म्स। ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट बराबर है। अब b का वैल्यू कितना था, k रेस टू वाई, तो यहाँ पे लिख दो k रेस टू वाई, तो ये हो जाएगा k रेस टू वाई का स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर था, इक्वल टू a इंटू सी, a की जगह पे लिखो k रेस टू x, c की जगह पे लिखो k रेस टू z। k रेस टू y का स्क्वायर, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, y इंटू टू वाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k रेस टू टू वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं, ये हो जाएगा k रेस टू x प्लस z। बेस अगर सेम है और दोनों नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को सिंपली ऐड कर सकते हैं। या तो कोई डाउट है? इन दोनों का बेस सेम है तो इन दोनों के पावर्स को भी इक्वल होना पड़ेगा, इन दोनों के पावर्स को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, तो y का वैल्यू कितना आ गया, x प्लस जेड अपॉन टू। अगर y का वैल्यू x प्लस जेड अपॉन टू है तो इसका मतलब x, y और z क्या हो जाएंगे, एपी, एपी, एपी। एपी में क्या होता है, बीच वाले टर्म इज इक्वल टू एडिशन ऑफ बोथ द टर्म्स डिवाइडेड बाय टू, तो यहाँ पे भी वही है, y इक्वल टू x प्लस z डिवाइडेड बाय टू, देयरफॉर x y z विल बी इन AP। तो उन्होंने वही पूछा था कि x y z क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा AP। हाँ बराबर, देखो यहाँ पे k का मतलब दोनों बेस सेम थे तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो मैंने क्या किया, बेस को लिख दिया k और पावर में लिख दिया x प्लस जेड। हाँ अगर डिवीजन होता है, जैसे यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए पावर्स ऐड हो गए, अगर डिवीजन होता है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो फिर k रेज टू x माइनस जेड हो जाता। लास्ट स्टेप में क्या किया है, दोनों जगह पे बेस सेम है और दोनों अगर इक्वल है तो दोनों के पावर्स भी इक्वल होने चाहिए, मतलब 2y शुड बी इक्वल टू x प्लस जेड, तो यहां से y इक्वल टू x प्लस जेड अपॉन टू आ गया। हाँ बोलो। ए बी सी के क्या वैल्यूज लोगे आप, बराबर, अगर ए बी सी के वैल्यूज आपने 1 to 4 ले ली तो इक्वेशन क्या बनेगी, ए बी सी का ले लिया 1, बी का वैल्यू ले लिया 2, सी का वैल्यू ले लिया 4, एक्स वाई जेड कितना लेना है, 1 2 3, तो चेक करना पड़ेगा हमें, a रेस टू 1 बाय एक्स इक्वल टू बी रेस टू 1 बाय वाई इक्वल टू सी रेस टू 1 बाय जेड आ रहा है क्या, तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 और x का वैल्यू भी 1, तो ये हो जाएगा 1 रेस टू 1 बाय 1, यहाँ पे b का वैल्यू 2 रेस टू 1 बाय 2, 4 रेस टू 1 बाय 3, ऐसा बनेगा क्या, ये तीनों इक्वल है, ये तीनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यूज अज्यूम करने में प्रॉब्लम क्या है, देखो आपने जो वैल्यूज अज्यूम की ए बी सी इक्वल टू 1 to 4 और एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 to 3, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से तो बराबर है कि ए बी सी जीपी में होने चाहिए और एक्स वाई जेड एपी में होने चाहिए, तो उसके बाद ये कंडीशन नहीं बन रही, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर ये कंडीशन है और ए बी सी जीपी में है तो एक्स वाई जेड की क्या वैल्यूज होगी। आपने जो केस बनाया है, ये जो केस है, मतलब आप बोल रहे हो कि हर केस में ये पॉसिबल होगा कि एबीसी की कुछ भी वैल्यूज लो बस वो जीपी में होने चाहिए और एक्स वाई जेड की कुछ भी वैल्यूज लो वो एपी में होने चाहिए, तो ये हमेशा ट्रू रहेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। उन्होंने क्वेश्चन में ये जो दिया है, ए रेस टू 1 बाय एक्स, बी रेस टू 1 बाय वाई, सी रेस टू 1 बाय जेड, ये इक्वल है और एबीसी अगर जीपी में है तो एक्स वाई जेड को एपी में होना पड़ेगा, तो ये किसी पर्टिकुलर केस में ही होगा, ऐसे कोई भी वैल्यूज अज्यूम करके नहीं होगा।
क्लियर है? यहाँ पे हो रहा है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना, कोई पर्टिकुलर केस में होगा, हर केस में नहीं होगा, है ना? वो बराबर है, बट मैं वही बोल रहा हूँ, आप पहले सबसे पहले तो ये वाला अज्यूम करते हैं, इससे आंसर आ रहा है क्या? नहीं, आपने ये किया होता, आंसर नहीं आया होता, तो आपको लगा होता चलो एपी नहीं है, फिर आप जाते जीपी पे, बराबर? तो आप जो बोल रहे हो कि मैं वही बोल रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है इसमें ए बी सी जीपी और एक्स वाई जेड एपी, उसके हिसाब से ये कंडीशन नहीं बनी, ये कंडीशन के हिसाब से बाकी के वैल्यूज अज्यूम हुए, मतलब वो जो केस होगा वो एक पर्टिकुलर केस होगा, इसलिए ये क्वेश्चन में वैल्यूज अज्यूम करके नहीं होगा। अगर वैल्यूज अज्यूम किया तो कोई पर्टिकुलर केस के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, बाकी केसेस में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। जैसे ये वाले कंडीशन में क्वेश्चन, सॉरी ये वाले वैल्यूज में क्वेश्चन का कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे वैल्यूज अज्यूम करके होगा, बट सर्टन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए होगा, बट सर्टन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए नहीं भी होगा। तो यहाँ पे एकदम ही स्पेसिफिक कोई वैल्यूज होगी उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगा, बट बाकी केसेस में नहीं होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये सॉल्यूशन का। हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। 119 के बाद 120 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन 120 को कैसे करोगे? क्वेश्चन नंबर 120 को कैसे सॉल्व करोगे? दोनों का मतलब किन दोनों का? ऐड क्यों करने, मल्टीप्लाई करोगे ना? देखो सबसे पहले ये जो जीपी है इसका सम करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, इसका सम करोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे x इंटू वाई बोला है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय z करेंगे। अब x का वैल्यू कितना आएगा? x जो जीपी है, x वाला जो जीपी है वो क्या बना है? x इक्वल टू ए प्लस ए बाय आर प्लस ए बाय आर स्क्वायर, ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। ये एक जीपी है, इस जीपी का फर्स्ट टर्म ए है और इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है? 1/r। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? सम ऑफ दिस जीपी, सम कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो ये हो जाएगा a इंटू आर अपॉन r-1। आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा r-1 अपॉन आर ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा a इंटू आर अपॉन r-1। ये क्लियर है? y का वैल्यू उन्होंने क्या दिया है? y का वैल्यू क्या दिया है? b माइनस बी अपॉन आर प्लस बी अपॉन आर स्क्वायर, ये भी अप टू इन्फिनिटी है। ये भी एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म b है और कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो कितना है? -1/r। इसको -1/r से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, इसको -1/r से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? इस जीपी का सम विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो तो -1/r है, तो ये हो जाएगा b अपॉन 1 प्लस 1/r, तो ये हो गया br अपॉन r+1। यहां तक कोई डाउट है?
x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, सेम केस में z का वैल्यू निकालो। z उन्होंने कितना दिया, c प्लस सी बाय आर स्क्वायर प्लस सी बाय आर रेस टू 4, c प्लस सी बाय आर स्क्वायर प्लस सी बाय आर रेस टू 4, ये अप टू इन्फिनिटी है। तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, z भी एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म c है, तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पे 1 बाय आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा c अपॉन आर स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो दिस विल बी सी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1। एक्स वाई जेड तीनों के वैल्यूज आ गए, एक्स का वैल्यू ए आर अपॉन आर माइनस 1, वाई का वैल्यू बी आर अपॉन आर प्लस 1 और जेड का वैल्यू सी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें वैल्यू किसका निकलना है, एक्स इंटू वाई अपॉन जेड माइनस ए इंटू बी अपॉन सी। यहाँ पे x का वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू पुट करो और z का वैल्यू पुट करो। x का वैल्यू कितना था, a इंटू आर अपॉन आर माइनस 1, y का वैल्यू कितना था, b इंटू आर अपॉन आर प्लस 1 और नीचे आ जाएगा z का वैल्यू सी आर स्क्वायर अपॉन कितना था, आर स्क्वायर माइनस 1। a इंटू बी और r इंटू आर, तो ऊपर बन जाएगा a b आर स्क्वायर, नीचे r माइनस 1 इंटू आर प्लस 1, वो हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। अब ये टर्म अगर ऊपर जाएगा, ये वाला टर्म अगर ऊपर जाएगा, नीचे डिवीजन में था, ऊपर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे सी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 था, तो ऊपर जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 1 से आर स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो इसका वैल्यू कितना बना, ए बी अपॉन सी, मतलब ये टर्म का वैल्यू इवेंचुअली क्या बना, ए बी अपॉन सी। इसको ए बी अपॉन सी से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। इसको वैल्यूज अज्यूम करके भी कर सकते हो, बट उसमें भी वापस इतना ही प्रोसीजर करना पड़ेगा। जैसे आप पहला जो सीरीज है x इक्वल टू ए प्लस ए बाय आर प्लस ए बाय आर स्क्वायर, इसमें a का कोई एक वैल्यू ले सकते हो, r का कोई एक वैल्यू ले सकते हो। सेम केस y में भी होगा, सेम केस z में होगा, बट मैं सजेस्ट करूंगा इस ये वाले टाइप के क्वेश्चंस में वैल्यूज अज्यूम मत करो, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस में वैल्यूज अज्यूम मत करो, ऐसे ही सॉल्व करो। बोलो। तो हमने कुछ गलत किया था कि पहले ए बी सी के वैल्यूज कितने लिए थे हमने, ए बी सी 1, हाँ वो आप कर सकते हो कि ए बी सी को अज्यूम करो और उससे एक्स वाई जेड निकालो और फिर आप डिफाइन करोगे कि एक्स वाई जेड ए पी में, वैसा कर सकते हो। बट ए बी सी का भी वैल्यूज ले लिया और एक्स वाई जेड का भी वैल्यूज ले लिया, उससे आंसर नहीं आएगा, बराबर ना। आप दोनों को अज्यूम नहीं कर सकते हो कि एबीसी का भी वैल्यूज ले लिया, हम लोग वही ट्राई कर रहे थे कि एबीसी का कुछ वैल्यू ले लिया, एक्स वाई जेड का कुछ वैल्यू ले लिया एज पर एपी की 1 2 3 ले लिया और उससे चेक किया। आप ये कर सकते हो कि एबीसी के वैल्यूज अज्यूम करो, उसके हिसाब से एक्स वाई जेड का वैल्यूज निकालो और फिर चेक करो एक्स वाई जेड एपी है या जीपी है। तो आपने एबीसी के वैल्यूज लिए होंगे 1 2 4, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, ए रेज टू 1 बाय एक्स इक्वल टू बी रेज टू 1 बाय वाई इक्वल टू सी रेज टू 1 बाय जेड, बराबर। उसके बाद उन्होंने बोला है कि ए बी सी जीपी में है, तो 1 2 4 जैसे हमने जीपी में अज्यूम किया था
उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1, यही किया होगा आपने। और हमने भी वही किया, हमने सिर्फ वेरिएबल्स में किया है, आपने कांस्टेंट अज्यूम करके किया है। तो वही ये वाले क्वेश्चन में भी सेम, अब भी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें भी आप लोग एक्स वाई जेड के वैल्यूज अज्यूम कर सकते थे, उससे कर सकते थे, या फिर बिना एक्स वाई जेड के वैल्यूज अज्यूम की भी हो सकता है। दोनों केस में प्रोसीजर उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि दोनों केस में बाकी आगे के सारे टर्म्स वैसे ही होने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले। इको का लेक्चर है क्या आज? पक्का? अच्छा ठीक है। कौन सा क्वेश्चन हुआ अभी हमारा? 120 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 121 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 पे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 121 में उन्होंने क्या बोला है, ए बी सी एपी में होने चाहिए। ए बी और सी एपी में होने चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ए एक्स बी जीपी में होने चाहिए। ए एक्स बी जीपी में होने चाहिए। और लास्ट में क्या बोल रहा है, बी वाई सी जीपी में होने चाहिए। हेलो, और थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है क्वेश्चन का, बी वाई सी आर इन जीपी। बी वाई सी शुड बी इन जीपी। अब वैल्यूज क्या अज्यूम करें कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसे वैल्यूज अज्यूम करने कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। सबसे पहले यहां पे ए का वैल्यू 1 ले लिया, एक्स का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 4, तो ये जीपी में हो गया, बराबर है। अब यहाँ पे b का वैल्यू 4 लिया है, तो यहाँ में b का वैल्यू 4 पुट करना पड़ेगा। अब ये जीपी में होना चाहिए, तो y को ले लो 8, c को ले लो 16, बराबर है। नहीं बट इससे नहीं होगा। ए का वैल्यू हमने ले लिया 1, एक्स का वैल्यू 2 लिया और b का वैल्यू 4 ले लिया। अब यहाँ पे a का वैल्यू 1 लिया हमने, b का वैल्यू 4 लिया है, तो c का वैल्यू कितना होना चाहिए अगर ये तीनों एपी में है तो? नहीं, तीनों एपी में होने चाहिए, 7 होना चाहिए, क्योंकि 1 प्लस 3 4 आया है, तो 4 प्लस 3 अगला 7 आना चाहिए। अब जो जो वैल्यूज हमने अज्यूम किया उनको पुट करो। b का वैल्यू 4 लिया है, c का वैल्यू 7 लिया है। अगर इन तीनों को जीपी में होना है तो y का वैल्यू कितना होना चाहिए? y का वैल्यू कितना होना चाहिए? अगर ये तीनों जीपी में है तो बीच वाले टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों का प्रोडक्ट, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 28 हो जाएगा 7 इंटू 4। तो y का वैल्यू कितना हो गया, √28। तो y का वैल्यू √28 यहाँ पे पुट करो। अब उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर किस में है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू 2 है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। सेकेंड टर्म क्या है, बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 4, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा
16। थर्ड टर्म उन्होंने क्या बोला, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वैल्यू 28 था, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 28। ये तीनों क्या है, 4, 16 और 28 एपी में है क्या जीपी में है, किसमें, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 12 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 12 है, मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर किसमें है, एपी में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जब हम लोग वैल्यूज एज्यूम कर रहे थे तो हमें सब सारी कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई करनी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सेकेंड वाला इक्वेशन लिया, उसमें ए का वैल्यू 1, 2 और 4, ए का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 4 ले लिया। उन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया, उन दोनों वैल्यूज को जैसे ही यहाँ पे पुट किया तो उस हिसाब से ये अगर एपी बनना है तो सी का वैल्यू 7 होना चाहिए। अब सी का वैल्यू 7 और बी का वैल्यू 4 यहाँ पे पुट किया। इन तीनों को अगर एपी में जीपी में बनाना है, इन तीनों को अगर जीपी बनाना है तो वाई का वैल्यू √28 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये तीनों जीपी है तो बीच वाले टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू टर्म्स, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 28, तो वाई का वैल्यू √28 और उसके बाद एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाला और चेक किया वो जीपी में है या एपी में, तो आंसर आया एपी। समझाइए। क्वेश्चन नंबर 122 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 122। अब उन्होंने क्या बोला है, ए, बी माइनस ए और सी माइनस ए जीपी में है एंड ए इक्वल टू बी बाई 3 इक्वल टू सी बाई 5। मैंने क्या बोला था, जब भी तीन क्वांटिटीज आपस में इक्वल है तो तीनों को के बराबर मानना है। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में बोला है ए इक्वल टू बी अपॉन 3 इक्वल टू सी अपॉन 5, इन तीनों को के बराबर मानना है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ए इक्वल टू के, बी अपॉन 3 इज इक्वल टू के, तो बी का वैल्यू 3 के हो जाएगा, सी अपॉन 5 इज इक्वल टू के, तो सी का वैल्यू 5 के हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है ए कॉमा बी माइनस ए कॉमा सी माइनस ए आर इन जीपी, आर इन जीपी। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू के है तो यहां पे लिख दिया के, बी माइनस ए, बी का वैल्यू 3 के, ए का वैल्यू के, तो 3 के माइनस के 2 के, कॉमा सी माइनस ए, सी का वैल्यू 5 के, ए का वैल्यू के, 5 के माइनस के 4 के। इन तीनों को अगर जीपी में होना है, इन तीनों को अगर जीपी में होना है तो के का वैल्यू क्या ले, जैसे ही के का वैल्यू अगर हमने 1 ले लिया तो ये हो जाएगा 1, 2 और 4। क्या ये तीनों जीपी में हो जाएंगे, बराबर है। एबीसी को एबीसी को यहाँ पे 1 अज्यूम किया, यहाँ पे 3 अज्यूम किया, यहाँ पे 5 अज्यूम किया, तो ये हो जाएगा 1 1। हाँ वैसे भी कर सकते हो कि ए बी सी की वैल्यूज ले लिए 1 3 5, फिर चेक करो क्वेश्चन ने बोला है ए कॉमा बी माइनस ए कॉमा सी माइनस ए जीपी में होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 2 और 4, बराबर। ये बेटर है, ये करो, ए बी सी की वैल्यूज 1 3 और 5 ले लो। तो ए का वैल्यू 1 लिया, बी का वैल्यू 3 लिया और सी का वैल्यू 5 लिया। इस हिसाब से ए कॉमा बी माइनस ए कॉमा सी माइनस ए जीपी में होना चाहिए। ए का वैल्यू 1, बी माइनस ए कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2, सी माइनस ए कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 4। क्या 1 to 4 जीपी में है, यस जीपी में। तो हमने जो वैल्यूज लिए वो सही है। अब क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, देन ए बी सी आर इन। अब 1 3 और 5 ये क्या है, 1 3 5 ये ईपी है, देयरफॉर एबीसी आर इन ईपी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर हमने के भी अज्यूम किया तो इवेंचुअली के का वैल्यू क्या आया था, के का वैल्यू 1 आया था, तो वहां पे भी आंसर वही हो रहा था 1 2 और 4।
मतलब कि ए बी सी आर इन जीपी वैसे। बट अगर ए बी सी को 1 2 4 अज्यूम करोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए इक्वल टू बी अपॉन 3 इक्वल टू सी अपॉन 5। ए का वैल्यू अगर 1 लिया, बी का वैल्यू 2 लिया और सी का वैल्यू 4 लिया, ये तीनों तो आपस में इक्वल है ही नहीं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। वन ट्वेंटी के बाद 122 के बाद 123। 123 में क्या बोला उन्होंने, ए बी सी प्लस वन जीपी में होना चाहिए। ए बी सी प्लस वन जीपी में होना चाहिए। ए का वैल्यू ले लो 1, बी का वैल्यू ले लो 2, सी का वैल्यू 3 पुट करो तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4। ये आ गया जीपी में, मतलब ए का वैल्यू 1 लेना है, बी का वैल्यू 2 लेना है और सी का वैल्यू 3 लेना है। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, एंड ए इक्वल टू बी माइनस सी स्क्वायर। चेक करते हैं हमारा इसमें ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है क्या। ए शुड बी इक्वल टू बी माइनस सी स्क्वायर। ए शुड बी इक्वल टू बी माइनस सी का स्क्वायर। ए का वैल्यू हमने लिया है 1, शुड बी इक्वल टू बी माइनस सी का स्क्वायर। बी का वैल्यू हमारा 2 है, सी का वैल्यू 3 है, तो 1 इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस वन का स्क्वायर 1, तो 1 इक्वल टू 1। तो हमारा सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, मतलब ए बी सी के हमने जो वैल्यूज लिए 1 2 3 वो सही है। तो पूछ रहा है देन ए बी सी आर इन ई पी, क्योंकि ए बी सी के हमने वैल्यूज लिए 1 2 3 और 1 2 3 ए पी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी आर इन ई पी। क्लियर है, ये क्वेश्चन में डाउट है किसी को। ये क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला था स्टार्ट में, वो क्या बोल रहे, ए बी और सी प्लस वन जीपी में होने चाहिए। जब भी जीपी में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहला टर्म 1 लेते हैं, दूसरा टर्म 2 लेते हैं, तीसरा टर्म 4 लेते हैं, तो ये जीपी में हो गया। अगर सी प्लस वन इक्वल टू 4 है तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 बराबर। मतलब ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3 लेना है। और क्वेश्चन में और एक कंडीशन है कि ए शुड बी इक्वल टू बी माइनस सी स्क्वायर। तो चेक करते हैं हमने जो वैल्यूज लिए 1 2 3 उससे ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है क्या। तो ए मतलब 1 शुड बी इक्वल टू बी माइनस सी, बी मतलब 2 माइनस सी मतलब 3, तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर। 2 माइनस 3 कितना होता है, -1, -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 आएगा, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो ए बी सी की वैल्यूज हम लोग 1 2 3 ले सकते हैं। जैसे ए बी सी की वैल्यूज 1 2 3 ले लिए तो ए बी सी क्या बन गया, ए पी बराबर। 123 के बाद पढ़ो 124, क्वेश्चन नंबर 124। 124 किसी ने किया है सॉल्व, एक मनीषा ने किया है, और किसी ने किया है ट्राई। आदित्य, आदित्य 124 ट्राई किया है क्या, कैसे किया। ठीक है चलो, हाँ बराबर। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 124 को ध्यान से पढ़ो। मनीषा भी आपने ऐसे ही किया, आपने भी ऐसे ही किया। क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, S1 S2 S3 आर द सम्स ऑफ इनफाइनाइट जीपीज हुज फर्स्ट टर्म्स आर 1 2 3, ये ऐसे चलते जा रहा है, एंड हुज कॉमन रेशियोज आर 1/2 1/3। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, S1 जो है S1 वो क्या है, सम है, किसका सम है, एक ऐसे जीपी का जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो कितना दिया है, देखो पहला कॉमन रेशियो दिया है 1/2। S1 है, S1 पहला है तो यहाँ पे कॉमन रेशियो 1/2 है, तो इसका कॉमन रेशियो 1/2 है। S2 जो है वो क्या है, सम है, किसका सम है, एक ऐसे जीपी का सम है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन रेशियो 1/3। फिर S3 क्या है, सम है किसका, एक ऐसे जीपी का जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 3 है और कॉमन रेशियो अगला होगा 1/4। तो यहां से सबसे पहले तो S1 S2 और S3 के वैल्यूज निकालते हैं। S1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर। S1 में फर्स्ट टर्म कितना है
1 है, और r कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/1 - 1/2, दिस विल बी इक्वल टू 2। तो S1 का वैल्यू 2 आ गया। S2 भी वही होगा A/1 - R। S2 के केस में फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, और कॉमन रेशियो कितना है 1/3 है, तो ये हो जाएगा 2/1 - 1/3, सो दिस विल बी इक्वल टू 2/2/3, तो ये हो जाएगा 3। तो S2 का वैल्यू आया 3, S1 का वैल्यू आया 2। सेम केस में S3 का वैल्यू निकालो, S3 भी हो जाएगा A/1 - R। S3 में A कितना है फर्स्ट टर्म 3 है, और कॉमन रेशियो 1/4 है, तो ये हो जाएगा 4। तो S3 का वैल्यू आया 4, मतलब S1 इक्वल टू 2, S2 इक्वल टू 3, S3 इक्वल टू 4। इसी लॉजिक से S4 इक्वल टू 5 आ जाएगा, और ये चलते रहेगा। अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू ऑफ S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस Sn। ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू n टर्म्स। अब इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, तो नहीं, अब यहाँ पे देखो उन्होंने बोला, यहाँ पे उन्होंने एन में क्या बोला है, अप टू एस एन, मतलब अप टू एन टर्म्स लेना है। अगर अप टू एन टर्म्स लिया तो ये तो फाइनाइट जीपी हो गया। आप जो फॉर्मूला बोल रहे हो वो इनफाइनाइट जीपी का है, बट यहाँ पे ये जो जीपी बना है, ये तो जीपी बना ही नहीं, सॉरी, ये तो एपी बन गया। आप जो फॉर्मूला बोल रहे हो वो जीपी का है, बट ये तो एपी है, बराबर। एपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, S2 का सम, मतलब वन, ये पहले दो टर्म्स का सम। हाँ वैसे भी कर सकते हो, बेटर है, वो बेटर है। तो हमारा सीरीज ये बन गया। तो पहले दो टर्म्स का सम ले लो, पहले दो टर्म्स का सम कितना आ रहा है 5 आ रहा है। कौन से ऑप्शन में n इक्वल टू 2 करने पे 5 आ रहा है, पहले ही ऑप्शन में आ रहा है, बराबर। हमारा सीरीज ये बन गया था 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इसमें हमने पहले दो टर्म्स का सम लिया, वो 5 आया। तो ऑप्शन में चेक करो n इक्वल टू 2 पुट करने पे कौन से ऑप्शन में आंसर 5 आ रहा है, तो वो हो जाएगा आंसर ए। हाँ बराबर, S3 भी नहीं निकालना पड़ता, S2 तक ही काम हो जाता। S1 और S2 निकालो, उससे भी काम हो जाता। सिर्फ S1 निकाल से काम बनता क्या, S1 का वैल्यू 2 है, n इक्वल टू 1 पुट किया तो A में तो आ रहा है, B में नहीं आ रहा है, हाँ C में भी नहीं आ रहा है। सिर्फ अगर S1 भी निकालते, S1 का वैल्यू कितना आया था हमारा, S1 का वैल्यू 2 आया था। तो ऑप्शन में n की जगह पे 1 पुट करके देखो 2 कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन ए में 2 आएगा, सिर्फ ऑप्शन ए में 2 आएगा। तो S2 नहीं भी निकाला तो भी चलेगा, S1 तक निकाला तो भी चलेगा। समझा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या। चलो 124 हो गया, 125 होमवर्क में ले लो। 125 के हमने 125 टाइप के क्वेश्चंस किए हुए। 126 इन जीपीएफ पी प्लस क्यू, हाँ क्वेश्चन नंबर 126 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 126, इन अ जीपी इफ द पी प्लस क्यू टर्म इज एम। तो सबसे पहले तो एक जीपी एज्यूम करते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या जीपी एज्यूम करते हैं 1,2,4,8, ऐसा हम लोग जीपी एज्यूम करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है पी प्लस क्यू टर्म इज इक्वल टू एम एंड पी माइनस क्यू टर्म इज इक्वल टू एन। क्वेश्चन ये कंडीशन दी है, तो पी और क्यू के वैल्यूज अज्यूम करते हैं। यूजुअली हम लोग पी और क्यू के वैल्यूज क्या अज्यूम करते हैं 1 और 2, बट यहाँ पे 1 और 2 अगर ले लिया तो ये क्या बनेगा 1 -2, तो ये हो जाएगा माइनस फर्स्ट टर्म। ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट करता है क्या माइनस फर्स्ट। तो P और Q के वैल्यूज 1 और 2 नहीं ले सकते, तो हम लोग P और Q के वैल्यूज 2 और 1 तो ले सकते हैं, कि P का वैल्यू 2 ले लिया और Q का वैल्यू 1 ले लिया। तो ये क्या बनेगा 2 + 1, मतलब थर्ड टर्म,
और थर्ड टर्म मतलब उन्होंने बोला पी प्लस क्यू टर्म का वैल्यू कितना है, एम है, मतलब थर्ड टर्म का वैल्यू एम है। हमारे जीपी में थर्ड टर्म क्या है, 4 है, तो देयर फोर एम का वैल्यू 4 हो गया। उसी लॉजिक से अगर यहाँ पे पी का वैल्यू 2 पुट करें और क्यू का वैल्यू 1 पुट करें तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म का वैल्यू एन है। हमारे जीपी में फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। एम का वैल्यू भी आ गया, एन का वैल्यू भी आ गया। अब क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पीथ टर्म। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पीथ टर्म। पी का वैल्यू कितना था, 2, मतलब पीथ टर्म का वैल्यू अगर ढूंढना है तो हमें सेकेंड टर्म का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। सेकेंड टर्म कितना है जीपी में, 2 है, तो सेकेंड टर्म मतलब पीथ टर्म 2 आना चाहिए। तो चेक करते हैं ऑप्शन में कौन से ऑप्शन से आंसर 2 आ रहा है। अब सबसे पहला ऑप्शन क्या है, m इंटू एन रेज टू 1/2। तो पहला ऑप्शन है m इंटू एन रेज टू 1/2। m का वैल्यू कितना आया था, 4, n का वैल्यू 1 आया था, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 रेज टू 1/2, तो हो जाएगा 4 रेज टू 1/2, और 4 रेज टू 1/2 कितना होता है, 2। तो आंसर मैच कर गया ऑप्शन ए से। समझा क्या क्या किया हमने। बाकी लोग m इज इक्वल टू 4 कैसे है? देखो ध्यान दे। अब क्वेश्चन ने क्या बोल रहा है, इन अ जीपी, क्वेश्चन ने बोला एक जीपी है, तो हमने जीपी अज्यूम कर लिया 1 2 4 8 बराबर। क्वेश्चन बोल रहा है p प्लस क्यूथ टर्म इज इक्वल टू एम। p प्लस क्यूथ टर्म इज इक्वल टू एम। तो ये जो जीपी है इसमें p प्लस क्यूथ टर्म m है। मैंने बोला p का वैल्यू 1 लो, सॉरी p का वैल्यू 2 लो और q का वैल्यू 1 लो, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, मतलब क्या, थर्ड टर्म। p प्लस क्यू टर्म इज इक्वल टू एम। p प्लस क्यू मतलब थर्ड टर्म आ गया, थर्ड टर्म इज इक्वल टू n। और हमारे जीपी में थर्ड टर्म कितना है, 4 है, तो यहां से m का वैल्यू 4 आ गया। बराबर समझाइए, एक और बार बताओ, समझाए क्या 100%। चलो 126 तक तो ठीक है, 127 से लेके 151, 127 से लेके 151 सारे क्वेश्चन ऐसे जो हमने पहले कर चुके हैं। तो 127 से लेके 151 होमवर्क है। अब कल तक हो गए क्या इतने क्वेश्चंस, 127 से 151? नहीं मस्ती नहीं, सही में हो जाएंगे, 24 क्वेश्चन है। 24-25 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर कल तक ये सारे क्वेश्चंस हो गए तो कल ये क्वेश्चंस में से जो जो डाउट्स है उनको डिस्कस करेंगे और फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। हाँ वही, अभी एक बार सबसे कंफर्म करना है कैसे करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्या ज्यादा बेटर रहेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन? हाँ क्या हुआ कृष्णा, आवाज नहीं आया, क्या हुआ? देखो ऑनलाइन ऑफलाइन में सिर्फ एक ही इशू है कि ऑफलाइन में अब मुझे पता नहीं वहाँ पे वो रिकॉर्डिंग का सेटअप कैसा है, क्योंकि ऑफलाइन में अगर हुआ और रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हुआ तो जिनका मिस आउट हो रहा है लेक्चर फिर उनको वापस देख के नहीं आएगा। जो हम लोग के पास ऑनलाइन में ऑप्शन था कि अगर ऑनलाइन किया तो फिर रिकॉर्ड करके जिन लोग का मिस हो रहा है वो बाद में भी देख सकते थे। तो ऑफलाइन में भी वही होगा, मतलब आज तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो, ऑफलाइन में भी 8 घंटे ही पढ़ोगे, है ना? हम्म, ठीक है चलो, देखते हैं कैसे करना है, अभी ऑफलाइन ही करते हैं, ठीक है, अगले लेक्चर से मतलब अगले चैप्टर से ऑफलाइन ही करते हैं।
चलो ठीक है, फिर एक बार मैं स्केड्यूल डाल दूंगा, फिर कल या परसों से कब से आपका ऑफलाइन शुरू हो जाएगा, स्केड्यूल कैसा होगा आपके, अभी सुबह कैसे क्लासेस होते हैं, सुबह का स्केड्यूल कैसा होगा? हम्म। हम्म। अच्छा। ओके। 10, 10 से 11 BC के होता है क्या? और 11 के बाद 11 से 12 अप्रोक्सीमेटली लो होता है, 12 के बाद क्लासेस नहीं होते ना? लास्ट क्लास कितने बजे खत्म होता है तुम्हारा? 1 बजे। ठीक है, तो 1 बजे के बाद फिर मैथ्स रखेंगे। और तो दूसरा कोई टाइम स्लॉट है ही नहीं। है क्या दूसरा कोई टाइम स्लॉट है बीच में? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं होगा कि सब, देखो ऐसे लॉ के बाद मैथ्स करने में प्रॉब्लम क्या है तुमको? क्यों मतलब? अच्छा, तो फिर मैथ्स पहले रखेंगे और लॉ बाद में रखेंगे, तो लॉ तो दोपहर में हो जाएगा, फिर तो और नींद आएगी तुम लोग को। नहीं नहीं, देखो एक बार मैं पूछूंगा अमोल सर को, बट इतना स्केड्यूल पूरा नहीं हिलेगा कि पहले मैथ्स फिर लॉ। एक बार अमोल सर को पूछता हूँ मैं, बाकी उनका स्केड्यूल कैसा है उसके हिसाब से ही होगा। ऑफलाइन होगा बट स्केड्यूल एक बार पूछ के मैं अमोल सर को बताता हूँ। हाँ ठीक है। अब कल ये बाकी के जो क्वेश्चन है सारे तो डिस्कस हो गए नहीं, ये सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इसमें जो जो डाउट्स है कल उतने ही डिस्कस हो गए, बाकी नहीं हुए। ये सॉल्व करके आना कल ताकि डाउट्स पूछ सको। ठीक है चलो, बाय, गुड नाइट अभी। हाँ, कल का एक सेशन ऑनलाइन होगा, सिर्फ कल का एक सेशन ऑनलाइन होगा ताकि इसमें डाउट डिस्कस हो जाए, तो कल यही टाइम पे होगा 5:30 के आसपास।